Question number 40. Doubt. A thick plane mirror shows a number of images of a filament of electric bulb. Of these, the brightest image is. अभी जनरली इमेज हम जब हमने मिरर स्टडी किया है तो थिक मिरर हमने नहीं लिया है. ओनली मिरर हैविंग अ सिंगल सरफेस वही ओनली स्टडी किया है. ठीक है. अगर मिरर को ऐसा थिकनेस है, थिक मिरर मतलब इसका मीनिंग क्या निकलता है, देखिए एक ग्लास स्लैब होगा एंड उसकी एक साइड जो है ना उसको क्या करेंगे हम, सिल्वर्ड करेंगे, तो इसको बोलते हैं थिक मिरर. ओके, सो दिस इज कॉल्ड एज थिक मिरर. ओके, इसको हम थिक मिरर बोलते हैं. जब इस थिक मिरर पर लाइट इंसिडेंट होती है तो यहाँ पे एक इमेजेस नहीं बनता, नंबर ऑफ इमेजेस बनता है यहाँ पे. ओके, कैसे इमेजेस बनेंगे, तो रिफ्लेक्शन फ्रॉम द फ्रंट सरफेस एंड आफ्टर दैट रिफ्लेक्शन फ्रॉम सेकेंड सरफेस, इस तरह से नंबर ऑफ इमेजेस बनती है. मतलब अगर ये इंसिडेंट रे है, देखिए दिस इज इंसिडेंट रे. ओके, ये इंसिडेंट रे यहाँ पे इंसिडेंट होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, सम अमाउंट ऑफ लाइट इज रिफ्लेक्टेड एंड सम अमाउंट ऑफ लाइट इज रिफ्रैक्टेड. कुछ लाइट रिफ्लेक्ट हो जाएगी, कुछ लाइट रिफ्रैक्ट हो जाएगी, अंदर जाएगी. ठीक है, तो यहाँ पे ये बनेगा हमारा फर्स्ट इमेज. मतलब जो फर्स्ट रिफ्लेक्शन होता है ना उससे हमारा फर्स्ट इमेज बनेगा. उसके बाद यहाँ पे ये जो एक्चुअल सिल्वर सरफेस है ना उस पर लाइट इंसिडेंट हो जाएगी एंड यहां से रिफ्लेक्शन हो जाएगा, रिफ्लेक्ट होगी लाइट यहां तक आ जाएगी. ठीक है, जस्ट अ मिनट. मतलब लाइट यहाँ पे किस तरह से ट्रेवल करती है, देखिए इस तरह से रिफ्लेक्ट होके यहां तक आ जाएगी. तो यहां से वंस अगेन क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्शन हो जाएगा और फिर से रिफ्रैक्शन हो जाएगा. ठीक है, उसके बाद फिर से यहां से रिफ्लेक्शन हो जाएगा, यहां से रिफ्रैक्शन भी हो जाएगा, रिफ्लेक्शन भी हो जाएगा. सो इस तरह से नंबर ऑफ इमेजेस बनती है. सो दिस इज द फर्स्ट इमेज, दिस इज द सेकेंड इमेज, दिस इज द थर्ड इमेज. सो इस तरह से लार्ज नंबर ऑफ इमेजेस विल बी फॉर्म. इमेजेस कैसे बनता है समझ में आया क्या, देखिए अगर थिक मिरर है ना तो इस तरह से इमेजेस बनेंगी. अभी इसमें से ब्राइटेस्ट इमेज कौन सी रहेगी ये हमें थिंक करना है. वंस अगेन देखिए, जितने रिफ्लेक्टेड रेज बनेगी, जितने रिफ्लेक्टेड रेज आएंगी उतनी सारी इमेजेस बनेंगी. ये हमें हमेशा ध्यान में रखिए. तो ये इंसिडेंट रे है, तो यहां से फर्स्ट रिफ्लेक्शन कहां से होगा, ये जो फर्स्ट रिफ्लेक्टिंग सरफेस है ना यहां से हो जाएगा. ओके, अभी यहां पे जो रिफ्लेक्शन होता है ना उसमें ओनली 10 to 20% लाइट ही क्या होती है, रिफ्लेक्ट होती है. सपोज 20% लाइट इज रिफ्लेक्टेड, 20%, तो 20% रिफ्लेक्ट हुआ तो 80% अंदर जाएगा लाइट. ठीक है, तो यहां पे मिरर है और ये मिरर जो है वो हाई क्वालिटी का है सपोज, तो ये क्या करेगा, 80% एज इट इज रिफ्लेक्ट करेगा. कितना रिफ्लेक्ट करेगा, 80%. ठीक है, तो यहां पर आने के बाद यहां पर एक रिफ्लेक्शन हो जाएगा, लेकिन रिफ्लेक्शन में यहां पे क्या हो जाएगा, 20% लाइट रिफ्लेक्ट हो जाएगा, 60% बाहर आ जाएगा. मतलब देखिए लाइट का इंटेंसिटी, फर्स्ट इमेज का इंटेंसिटी कितना होता है, 20% ओनली होता है फॉर एग्जांपल. सेकंड इमेज का कितना होता है, 60%. अभी थर्ड इमेज के लिए हम गए तो यहां पे देखिए 80 में से 60 बाहर चला गया, 20 अंदर आ गया, तो 20 यहां से रिफ्लेक्ट हो जाएगा. सो 20 का 20 सपोज रिफ्लेक्ट हो जाएगा, तो फिर से यहाँ पे क्या हो जाएगा, 20 में से समथिंग 10% रिफ्रैक्ट हो जाएगा, 10% सपोज रिफ्लेक्ट हो जाएगा. तो इस तरह से नंबर ऑफ इमेजेस बनता है. उसमें से सेकंड इमेज जो रहता है ना उसका इंटेंसिटी सबसे ज्यादा रहता है हमेशा. इस तरह से हमने कैलकुलेट किया ना, तो सेकंड इमेज का इंटेंसिटी सबसे ज्यादा रहता है, क्योंकि सेकंड रिफ्लेक्टेड जो रे है ना उसमें ही ज्यादा इंटेंसिटी हमें मिलता है. ये समझ में आया क्या, देखिए तो ये क्वेश्चन ध्यान में रखने वाला है, ये हमेशा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है. हमेशा ध्यान में रखिए, अगर थिक मिरर होता है, थिक मिरर, थिक मिरर मतलब क्या, इस तरह से ग्लास स्लैब होगा एंड उसका एक साइड क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्टेड हो जाएगा. ओके, तो यहाँ पे थिक मिरर एक इमेजेस बनाता है या फिर ज्यादा इमेजेस बनाता है, थिक मिरर लार्ज नंबर ऑफ इमेजेस बनाता है. एंड उसमें से जो सेकंड इमेज रहता है ना, सेकंड इमेज हमने कैलकुलेशन किया ना,
तो क्या होता है, सेकंड इमेज का इंटेंसिटी सबसे ज्यादा रहता है, एंड देयरफॉर द ब्राइटेस्ट इमेज इज द सेकंड वन. सो दैट इज द करेक्ट आंसर. ओके, फिर एक बार मैं आपको रिपीट करता हूं ये एग्जांपल कैसा होता है, फिर एक बार रिपीट करता हूं. ठीक है, इसके लिए हॉरिजॉन्टल डायग्राम निकालता हूं. वंस अगेन देखिए, दिस इज अ ग्लास स्लैब. एक ग्लास स्लैब है, ट्रांसपेरेंट है. ओके, इसको मिरर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, बॉटम सरफेस सिल्वर्ड करना पड़ेगा. तो अभी ये क्या बन गया, दिस ग्लास स्लैब बिकम थिक मिरर. ठीक है, यहां पे सपोज हमने ऑब्जेक्ट रखा है, ऑब्जेक्ट सपोज यहां पे ऑब्जेक्ट रखा है, एंड ऑब्जेक्ट से एक इंसिडेंट रे इस पर आ गया, इंसिडेंट हो गया. इसमें इंटेंसिटी कितनी है, 100% इंटेंसिटी है. सपोज लाइट की इंटेंसिटी कितनी है, 100% है. तो यहां पर आने के बाद क्या होता है, रिफ्लेक्शन एज वेल एज रिफ्रैक्शन होता है. रिफ्लेक्शन एज वेल एज रिफ्रैक्शन, इस फेनोमेनन को क्या बोलते हैं हम, पार्शियल रिफ्लेक्शन बोलते हैं. मतलब एक ही समय रिफ्लेक्शन भी होता है, रिफ्रैक्शन भी होता है. ऐसा हमेशा होता है. देखिए, जब लाइट क्या होती है, ट्रांसपेरेंट मीडियम के सरफेस पर इंसिडेंट होती है, तो क्या होता है, रिफ्लेक्शन भी होता है, रिफ्रैक्शन भी होता है. अभी 100% में से मोस्ट ऑफ द लाइट गोज इनसाइड, 80% अंदर जाती है, 20% रिफ्लेक्ट होती है. मोस्टली ऐसा ही होता है, मोस्टली ऐसा. मतलब ज्यादा लाइट अंदर, क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट मीडियम है ना, देयरफॉर ज्यादा लाइट अंदर जाएगी, कम लाइट रिफ्लेक्ट हो जाएगी. ओके, अभी रिफ्लेक्टेड रे की वजह से क्या होता है, इमेज बनता है. तो ये 20% लाइट जो है ना, उससे फर्स्ट इमेज बनेगी आपकी, फर्स्ट इमेज. ठीक है, अभी यहां पे तो मिरर है, सिल्वर्ड सरफेस है, मतलब एज इट इज 80% रिफ्लेक्ट हो जाएगा. 80% 80% रिफ्लेक्ट हो जाएगा. 80% इंसिडेंट हुआ तो 80% रिफ्लेक्ट हो जाएगा. एक्चुअली 100% नहीं होता है, थोड़ा सा कम होता है, लेकिन हम एज इट इज 80% ले सकते हैं. ठीक है, अभी यहां से यहां पर फिर से क्या हो जाएगा, यहाँ पे मीडियम चेंज हो रहा है ना, तो जहां पे मीडियम चेंज होता है ना, वहां पे रिफ्लेक्शन एज वेल एज रिफ्रैक्शन होता है. ये हमेशा ध्यान में रखिए. इस फेनोमेनन को क्या बोलते हैं हम, पार्शियल रिफ्लेक्शन बोलते हैं. इस फेनोमेनन को बोलते हैं पार्शियल रिफ्लेक्शन. ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है. अभी देखिए, यहां पे हमने देखा 100% में से 80% दूसरे मीडियम में जाता है, 20% ओनली रिफ्लेक्ट होता है. तो 80% में से 20% सपोज यहां पे रिफ्लेक्ट हो गया, तो बाकी का इधर जाएगा. 80% में से 60%, मैं ये अप्रोक्सीमेट बता रहा हूं, एग्जैक्ट ऐसा नहीं, इसमें थोड़ा थोड़ा बहुत कम ज्यादा हो सकता है. ठीक है, तो 60% बाहर जाएगा, 20% फिर से अंदर रिफ्लेक्ट हो जाएगा. तो ये सेकंड रिफ्लेक्टेड रे से क्या हो जाएगा, सेकंड इमेज बनेगा, I2. ठीक है, फिर से अभी क्या हो जाएगा, ये 20% रिफ्लेक्टेड लाइट जो है ना, 20% इंटेंसिटी का रिफ्लेक्टेड लाइट, ये यहां से फिर से एक बार रिफ्लेक्ट हो जाएगा. तो 20% का रिफ्लेक्शन होके 20% रिफ्लेक्शन बनेगा. ठीक है, अभी देखिए, वंस अगेन हियर देयर इज अ सरफेस, ओके, विच इज सेपरेटिंग टू मीडिया, टू ट्रांसपेरेंट मीडिया. तो यहाँ पे ओनली रिफ्रैक्शन नहीं होता है, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन दोनों होता है, ये हमेशा ध्यान में रखिए. तो कुछ लाइट दूसरे मीडियम में जाएगी, कुछ लाइट उसी मीडियम में रिफ्लेक्ट हो जाएगी. करेक्ट है ना. तो ज्यादा लाइट दूसरे मीडियम में जाता है ना, तो 20 में से फॉर एग्जांपल 15% दूसरे मीडियम में जाएगा, 5% उसी मीडियम में आ जाएगा. ऐसा हमेशा होता है, ये रिपीट होता रहेगा. और आगे का हमने इंटेंसिटी निकाला, तो वो 15%, 10%, 5%, 2% ऐसा आता है. तो यहाँ पे क्या होगा, ये थर्ड इमेज बनेगा. तो यहाँ पे देखिए, अभी फर्स्ट इमेज का इंटेंसिटी कितना है, ओनली 20% है. सेकंड इमेज का इंटेंसिटी कितना है, 60% है. थर्ड इमेज का वन सेकेंड कितना, 15. उसके आगे तो लाइट ही कम है, तो इंटेंसिटी क्या होता जाएगा, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ का इंटेंसिटी क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअसली कम 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 होता जाएगा. तो सबसे ज्यादा ब्राइटनेस वाली, इंटेंसिटी वाली इमेज कौन सी रहेगी बताइए, सेकंड इमेज रहेगी. ये हमेशा ध्यान में ही रखना है आपको. ठीक है, समझ में आ गया, कुछ डाउट है क्या, बोलिए.
हाँ, नीट 35, नेक्स्ट क्वेश्चन, नीट 35. ओके, two mirrors at an angle theta produces 5 images of a point. The number of images produced when theta is decreased to 30 degree. Decreased to 30 degree. अभी देखिए थीटा इज डिक्रीज्ड टू बोला है. डिक्रीज्ड टू मतलब थीटा कितना हो गया है? 30 डिग्री ही हो गया है ना. थीटा थीटा 30 डिग्री हो गया. अभी थीटा अगर 30 है तो नंबर ऑफ इमेजेस कितने बनेंगी? पहले हम n कैलकुलेट करते हैं. n इज इक्वल टू 360 बाय थीटा. तो 360 बाय डायरेक्टली 30. ओके, एक्चुअली इनिशियल इंफॉर्मेशन है ना, इसका कुछ यूज नहीं है. ओके, 360 बाय 30 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 12. अभी n का वैल्यू अगर इवन आता है तो नंबर ऑफ इमेजेस कितना बनता है? n माइनस 1 मतलब 11 बनता है. दैट इज द आंसर. ओके, अभी इस क्वेश्चन में ऐसा क्वेश्चन हो सकता था. कैसा हो सकता था? इफ थीटा इज डिक्रीज्ड बाय, ऐसा अगर बोला जाता, डिक्रीज्ड बाय, ओके, तो आंसर डिफरेंट आ सकता था. करेक्ट है ना. तो ये थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए ओनली दिया है. डिक्रीज्ड बाय अगर बोला जाता ना, डिक्रीज्ड टू मतलब 30 डिग्री हो गया है थीटा, एंड डिक्रीज्ड बाय 30 डिग्री मतलब इनिशियल एंगल हमें निकालना पड़ेगा और उसमें से 30 माइनस करना पड़ेगा. ठीक है ना. वो क्वेश्चन होता तो कैसा होता आंसर? देखिए, अगर पहले 5 इमेजेस बन रहा है तो एंगल कितना होना चाहिए? अभी देखिए, नंबर ऑफ इमेजेस 5 बनने के लिए, जस्ट अ मिनट, देखिए नंबर ऑफ इमेजेस 5 बनने के लिए n कितना होना चाहिए? आइदर 5 होना चाहिए या फिर 6 होना चाहिए. ओके, n 5 आने के लिए 360 बाई 5 मतलब 360 बाई 5 मतलब 72, एंड 360 बाई 6 मतलब कितना आता है? 60. ठीक है, मतलब 72 डिग्री एंगल है और एसिमेट्रिक पोजीशन है तो 5 इमेजेस बनता है. करेक्ट है ना. एंड 60 डिग्री एंगल मिरर के बीच में है. ओके, 60 डिग्री एंगल दो मिरर के बीच में है तो नंबर ऑफ इमेजेस 5 बनता है. करेक्ट है ना. तो दो मिरर के बीच में आइदर 72 डिग्री एंगल होना चाहिए या फिर 60 डिग्री एंगल होना चाहिए. करेक्ट है ना, 5 इमेजेस बनने के लिए. ये करेक्ट है क्या? देखिए, क्योंकि 72 डिग्री एंगल है तो भी 5 इमेजेस बन सकता है ना. करेक्ट है ना. 60 डिग्री है तो डेफिनेटली बनता ही है. 72 है तो 360 बाय 72 मतलब 5 आता है, तो नंबर ऑफ इमेजेस 5 या फिर 4, लेकिन 5 भी तो बन सकता है ना. तो यहाँ पे दोनों वैल्यू लेके हमें कैलकुलेशन करना पड़ेगा. अभी अगर 72 डिग्री है तो उसमें -30 मैंने किया. अभी देखिए यहाँ पे करता हूँ. 72 माइनस 30 किया तो कितना हो जाएगा? 42 हो जाएगा ना. 42 डिग्री. तो 360 डिवाइडेड बाय 42, 360 डिवाइडेड बाय 42 कितना आता है? देखिए, 360 डिवाइडेड बाय 42, ये फ्रैक्शन में वैल्यू आ जाएगा. करेक्ट ना. 360 डिवाइडेड बाय 42, ये वैल्यू आता है 8.5. मतलब नंबर ऑफ इमेजेस कितनी बनेंगी? 8 बनेगी. तो 8 तो आंसर यहाँ पे नहीं है. ठीक है. उसके बाद अगर हमने 60 डिग्री एंगल लिया तो 60 माइनस 30 किया तो 30 बनता है, और 360 बाय 30 मतलब कितना आता है? 12. तो नंबर ऑफ इमेजेस 11. इससे भी आंसर कितना आता है? 11 ही आता है. 11 मतलब डिक्रीजेस बाय भी करो या फिर डिक्रीजेस टू भी करो, आंसर वही आता है. लेकिन डिक्रीजेस टू दिया है तो इनिशियल इंफॉर्मेशन का कुछ भी यूज नहीं है. ओके, तो सेंटेंस आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि सेंटेंस में एक भी वर्ड चेंज किया ना तो उसका आंसर डिफरेंट आता है. देखिए, ओके, 35 में समझ में आ गया ना? 35. ओके, वेरी सिंपल क्वेश्चन है. नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन, पीसीएम का 23. ओके, पीसीएम का 23 नंबर, पीसीएम 23.
ओके 23, ये 23 क्या है? वॉच टाइम, वॉच शोज टाइम एज 3:25 व्हेन सीन थ्रू ए मिरर, टाइम अपीयर्ड विल बी। ये तो बहुत इजी है, मैंने आपको बताया मिरर का मतलब वॉच का टाइम मिरर में हमने देखा तो कितना आता है, कैसे निकालना है? ये जो टाइम है ना 12 से माइनस करना है, करेक्ट है ना? इसको क्या करना है? 12 से माइनस करना है। ओके, सो 12 से 12 आवर्स मतलब 11 आवर एंड 60 मिनट। 1160 से माइनस करना है ना इसको, सो 1160 से माइनस करना है 3:25, तो यहाँ पे आ जाएगा ये 35 एंड ये आ जाएगा 8, सो 8 आवर एंड 35 मिनट्स। ओके, तो ये हमेशा चीज ध्यान में रखिए, मिरर में टाइम कितना दिखेगा ये निकालने के लिए ज्यादा थिंक करने की जरूरत नहीं है, 11 आवर 60 मिनट से उसे सबट्रैक्ट करो, दैट्स ऑल। नेक्स्ट नीट का क्वेश्चन नंबर 15, नीट का क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15, हाँ 15 नंबर क्वेश्चन। It is necessary to illuminate bottom of a well by reflected solar beam when light is incident at an angle of 40 degree to vertical. At what angle beta to the horizontal should plane mirror be placed? क्वेश्चन में क्या दिया है देखिए, इट इज नेसेसरी टू इल्यूमिनेट द बॉटम ऑफ ए वेल। ओके, एक वेल का बॉटम हमें इल्यूमिनेट करना है, इल्यूमिनेट करना है मतलब वहां पे लाइट हमें डालना है। कहाँ पे लाइट डालना है? वेल के बॉटम पर हमें लाइट डालना है। बाय रिफ्लेक्टेड सोलर बीम व्हेन लाइट इज इंसिडेंट एट एन एंगल 40 डिग्री टू वर्टिकल। तो यहाँ पे लाइट किस तरह से आ रही है वो दिया गया है क्वेश्चन में। तो सपोज ये वर्टिकल है, ये वर्टिकल है, ओके ये वर्टिकल है, दिस इज नॉट मिरर, दिस इज ओनली वर्टिकल लाइन, ओके वर्टिकल लाइन। तो लाइट कैसा आ रहा है? 40 डिग्री टू वर्टिकल, ऐसा क्वेश्चन में दिया गया है, करेक्ट है ना? हाँ, सो लाइट इज कमिंग लाइक दिस, दैट इज 40 डिग्री टू वर्टिकल, एट व्हाट एंगल बीटा टू हॉरिजॉन्टल शुड मिरर बी प्लेस्ड? ओके, सो टू इल्यूमिनेट द बॉटम, अभी सपोज ये वेल है, दिस इज सपोज वेल, ठीक है ना? तो यहाँ पे हमें वेल के बॉटम पर यहाँ पे लाइट हमें प्रोजेक्ट करना है, यहाँ पे ऐसा लाइट रिफ्लेक्ट करना है हमें, ठीक है? तो मिरर को किस तरह से रखना पड़ेगा, मतलब इस तरह से वर्टिकल को 40 डिग्री में लाइट आ रही है, उस लाइट को क्या करना है? हमें टर्न करना है एंड बॉटम तक जाने के लिए लाइट को वर्टिकल करना पड़ेगा ना, एग्जैक्टली ये इधर तक समझ में आया क्या? देखिए वेल, जो भी वेल वहां पे है उसके बॉटम पर लाइट जाने के लिए ये रिफ्लेक्टेड लाइट को क्या करना पड़ेगा? हमें एग्जैक्टली वर्टिकल करना पड़ेगा। ओके, सो दिस इज वाटर लेवल सपोज, तो लाइट इज नॉट एग्जैक्टली वर्टिकल, इट इज इंक्लाइंड, 40 डिग्री टू वर्टिकल है, तो उसको हमें वर्टिकल करना पड़ेगा तभी वो बॉटम तक जा पाएगी। तो मिरर को कितने डिग्री पर हमें रखना पड़ेगा? तो यहाँ पे अभी देखिए नॉर्मल, नॉर्मल कहां पे रहती है? देखिए रिफ्लेक्शन में नॉर्मल इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के एग्जैक्टली बीच में नॉर्मल रहती है, करेक्ट है ना? ये रहेगा आपका नॉर्मल, करेक्ट है ना? नॉर्मल रहेगा। एंड मिरर कैसा रहेगा फिर? यहाँ पे मिरर नॉर्मल को परपेंडिकुलर रहेगा, करेक्ट है ना? तो नॉर्मल को परपेंडिकुलर मतलब मिरर ऐसा रहना चाहिए, समझ में आ रहा है? रेड लाइन से जो दिखा है ना, ये 90 डिग्री एंगल है, ऐसा मिरर होना चाहिए तभी ये पॉसिबल है। ओके, यहाँ पे सभी एंगल्स देखिए, यहाँ पे ये एंगल कितना रहेगा और ये एंगल कितना रहेगा? तो यहाँ पे थोड़ा आपको ज्योमेट्रिकल थिंक करना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पे अगर 40 डिग्री एंगल है, ठीक है, तो यहाँ पे
यहाँ पे 40 डिग्री एंगल है, तो रिमेनिंग एंगल कितना रहेगा? 140 डिग्री रहेगा ना, ये टोटल एंगल 140 डिग्री रहेगा, क्योंकि दिस इज अ वर्टिकल लाइन, 14 डिग्री। सो एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होना चाहिए? 70 डिग्री होना चाहिए, 70 डिग्री। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी कितना हो जाएगा? 70 डिग्री हो जाएगा, करेक्ट है ना? तो यहाँ पे ये 70 डिग्री हो गया नॉर्मल। तो मिरर का एंगल विथ हॉरिजॉन्टल कितना रहेगा? ये जो मिरर है ना, इसका विथ हॉरिजॉन्टल एंगल कितना रहेगा? ये एंगल निकालना है, मिरर का एंगल विथ हॉरिजॉन्टल। अभी ये 70 हो गया तो ये 20 हो जाएगा। मिरर का एंगल 20 डिग्री हो जाएगा, लेकिन विथ वर्टिकल हो जाएगा ना वो। मिरर का एंगल 20 डिग्री विथ वर्टिकल हो जाएगा। क्वेश्चन में पूछा है व्हाट एंगल विथ हॉरिजॉन्टल, तो यहाँ पे 20 है, ये तो 90 डिग्री एंगल है, तो मिरर का एंगल कितना होना चाहिए विथ हॉरिजॉन्टल? ये एंगल 70 डिग्री होना चाहिए। तो ऐसा आपको थिंक करना पड़ेगा। सो देयरफॉर आंसर इज ए। समझ में आया क्या? देखिए, या फिर से रिपीट करना पड़ेगा? बोलिए मुझे, अदरवाइज आई कैन रिपीट वंस अगेन। ओके, फिर से रिपीट करता हूं, देखिए। क्वेश्चन का लेवल मतलब बहुत अच्छा है। देखिए, इस तरह से आपको थिंक करना पड़ेगा। ओके, इससे ज्यादा तो डिफिकल्ट क्वेश्चन नीट में आ ही नहीं सकते हैं, मेंस में आ सकते हैं। ओके, मतलब इतना डिफिकल्टी लेवल ही रहेगा मैक्सिमम, मेंस में भी। नीट में इतना मतलब इस लेवल का मैक्सिमम रह सकता है, इससे ज्यादा नहीं रह सकता। ओके, तो पेपर का लेवल अच्छा दिया गया है यहाँ पे, ठीक है। सपोज दिस इज अ वर्टिकल लाइन। ओके, लाइट किस किस डायरेक्शन से आ रहा है? 40 डिग्री टू वर्टिकल। 40 डिग्री टू वर्टिकल मतलब इस डायरेक्शन से सपोज लाइट आ रहा है, ठीक है। 40 डिग्री टू वर्टिकल, यहां तक कुछ डाउट है क्या? नहीं है। ओके, सपोज हियर देयर इज अ वेल लाइक दिस। ये वेल है, इसमें वाटर है। ओके, अभी वेल के बॉटम तक लाइट जाने के लिए अगर इंक्लाइंड है तो क्या हो जाएगा? बॉटम का कुछ पोर्शन इल्यूमिनेट हो जाएगा, सभी पोर्शन इल्यूमिनेट नहीं होगा। उसके लिए लाइट का डायरेक्शन क्या करना पड़ेगा? वर्टिकल करना पड़ेगा, एग्जैक्टली। ठीक है, ये तो समझ में आ गया। लाइट, रिफ्लेक्टेड लाइट शुड गो लाइक दिस, एग्जैक्टली वर्टिकल। तो इंसिडेंट ऐसा है तो ऐसा जाना चाहिए, ठीक है। अभी ये इंसिडेंट रे आपका हो गया, करेक्ट है ना? ये हो गया आपका इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, ठीक है। ये हो गया आपका रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे। क्योंकि रिफ्लेक्टेड रे तो वर्टिकल जाना चाहिए, तभी सभी बॉटम का क्या हो सकता है? इल्यूमिनेट हो सकता है। अभी नॉर्मल कहां पे रहता है? मिरर निकालने के लिए नॉर्मल निकालेंगे पहले। नॉर्मल निकाला तो मिरर आ जाएगा। ओके, नॉर्मल कहां पे रहता है? इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे के एग्जैक्टली बीच में नॉर्मल रहेगा, करेक्ट है ना? सो आपका नॉर्मल इस तरह से रहेगा, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन रहता है ना। दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये नॉर्मल, एंड दिस इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन रहेगा। ओके, यहां तक कुछ डाउट नहीं है ना? इंसिडेंट रे हमें मिल गया, रिफ्लेक्टेड रे मिल गया, उनके एग्जैक्टली एंगल बाइसेक्टर रहेगा नॉर्मल, एग्जैक्टली बीच में रहेगा नॉर्मल, ठीक है। अभी देखिए, आई एंड आर हम निकाल सकते हैं ना इजीली। कैसे निकाल सकते हैं? दिस इज द वर्टिकल लाइन। वर्टिकल लाइन के एक साइड को टोटल एंगल कितना रहेगा? 180 डिग्री रहेगा। तो 180 में से ये तो 40 चला गया, तो 140 रहेगा। मतलब आई प्लस आर कितना रहना चाहिए? 140 डिग्री रहना चाहिए। आई प्लस आर कितना रहना चाहिए? 140। तो इसका मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस 70 रहना चाहिए, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 70 रहना चाहिए, करेक्ट है ना? एंगल ऑफ इंसिडेंस 70 एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी कितना रहना चाहिए? 70 ही रहना चाहिए। ये समझ में आया क्या? देखिए, ओके। कुछ स्टूडेंट ऐसा थिंक कर रहे होंगे यहाँ पे 40 डिग्री है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस 50 डिग्री हो सकता है। ऐसा नहीं, क्योंकि ये मिरर नहीं है, ये दिस इज नॉट मिरर, दिस इज ओनली वर्टिकल लाइन। मिरर कहां पे है हमें निकालना है, ठीक है। तो अभी इस नॉर्मल को क्या करता हूं मैं? परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं। नॉर्मल को परपेंडिकुलर मतलब आपका क्या आ जाएगा? मिरर। तो मिरर
इधर किधर आपका मिरर रहेगा इस तरह से, नॉर्मल को परपेंडिकुलर, ये आपका मिरर होगा। ये रिफ्लेक्शन ही चल रहा है ना, रिफ्लेक्शन इज गोइंग ऑन ओनली, ये मिरर रहेगा। अभी देखिए यहां पे एक राइट एंगल ट्रायंगल हमें दिखाई देता है ना, राइट एंगल ट्रायंगल। तो यहां पे देखिए अगर ये एंगल 70 डिग्री है, ओके, ये टोटल एंगल 90 डिग्री है, क्योंकि दिस इज मिरर एंड दिस इज नॉर्मल, नॉर्मल एंड मिरर के बीच में 90 डिग्री एंगल रहता है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 20 डिग्री हो जाएगा, 20 डिग्री, ठीक है। एंड अगर मिरर का वर्टिकल से एंगल पूछा गया, क्योंकि दिस इज वर्टिकल लाइन, करेक्ट है ना, मिरर का वर्टिकल से एंगल पूछा गया तो 20 आंसर आता है। लेकिन क्वेश्चन में पूछा गया है मिरर का हॉरिजॉन्टल से एंगल कितना रहना चाहिए, तो ये 20 हो गया, ये 90 डिग्री हो गया, तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल से विद हॉरिजॉन्टल मिरर का एंगल कितना रहना चाहिए, क्योंकि 20 प्लस 90 प्लस 70 180 होता है, तो यहाँ पे 70 डिग्री होना चाहिए। ओके, समझ में आके देखिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। PCM 24, PCM 24, okay, this is the question, which of the following statement is true, इसमें से true statement कौन सा है, object is situated at the principal focus of a concave lens will have image formed at infinity, ये तो correct है, concave के focus पर हमने अगर object को रखा तो image बनता है infinity पे, so this one is a correct, ठीक है। कॉन्केव मिरर कैन गिव डिमिनिश्ड वर्चुअल इमेज, अभी कॉन्केव मिरर का इमेज, वर्चुअल इमेज मैग्निफाइड ही रहता है, डिमिनिश्ड कभी भी नहीं रहता, ये हमने टेबल में देखा है, तो ये क्वेश्चन, ये सेंटेंस इनकरेक्ट है, बाकी के भी चेक करते हैं। गिवन अ पॉइंट ऑफ लाइट, गिवन अ पॉइंट ऑफ लाइट, कॉन्वेक्स मिरर कैन प्रोड्यूस पैरेलल बीम ऑफ लाइट, कॉन्वेक्स मिरर, पॉइंट सोर्स, अगर देखिए अभी यहाँ पे ये कॉन्वेक्स मिरर है, ठीक है, इसके सामने हमने अगर पॉइंट सोर्स रखा तो ये रिफ्लेक्शन के बाद रेज को डाइवर्ज करेगा ना, वो पैरेलल नहीं बना सकता। ओके, सो गिवन अ पॉइंट सोर्स कॉन्वेक्स मिरर कैन प्रोड्यूस पैरेलल बीम ऑफ लाइट, पॉइंट सोर्स का पैरेलल बीम कभी भी नहीं बना सकता, कॉन्वेक्स मिरर पैरेलल बीम बनाने के लिए ऐसा कॉन्वर्जिंग रेज आना चाहिए तभी वो पैरेलल बना सकता है, सो ये भी इनकरेक्ट सेंटेंस है, इनकरेक्ट है, ठीक है। द वर्चुअल इमेज फॉर्म्ड इन अ प्लेन मिरर कैन बी फोटोग्राफ्ड, ओके, वर्चुअल इमेज फॉर्म्ड, सॉरी ये कॉनकेव लेंस, सॉरी लेंस है, ओके, कॉनकेव लेंस का वर्चुअल इमेज जो है ना वो, सॉरी ये फर्स्ट ऑप्शन इनकरेक्ट है, सॉरी इनकरेक्ट, करेक्ट नहीं है, इनकरेक्ट है ये, क्योंकि यहाँ पे लेंस है, सॉरी मैंने मिरर थिंक किया, ये लेंस है, तो कॉन्केव लेंस में क्या होता है, कॉन्केव लेंस एंड कॉन्वेक्स मिरर दोनों सिमिलर है, ये हमेशा ध्यान में रखना है, उनका टेबल हमने अगर देखा ना तो सिमिलर आता है, किसका, कॉन्केव लेंस का और कॉन्वेक्स मिरर का। अभी देखिए आपको पता है कि कॉन्वेक्स मिरर के सामने फोकस पर हमने ऑब्जेक्ट रखा, फोकस पर, तो इमेज इंफिनिटी पे नहीं बनता ना, पोल एंड फोकस के बीच में बनता है, ये आपको पता है, उसी तरह से कॉन्वेक्स कॉन्केव लेंस में होता है, सॉरी कॉन्केव लेंस में, तो ये भी इनकरेक्ट है, ये इनकरेक्ट है, ये भी इनकरेक्ट है। नाउ लास्ट ऑप्शन इज करेक्ट, द वर्चुअल इमेज फॉर्म्ड इन अ प्लेन मिरर कैन बी फोटोग्राफ्ड, मतलब प्लेन मिरर के अंदर आपका जो इमेज रहता है, प्लेन मिरर के सामने आप एक काम कीजिए, आप प्लेन मिरर के सामने खड़े रहिए, आपको प्लेन मिरर में आपका इमेज दिखेगा। अभी कैमरा लीजिए, मोबाइल कैमरा लीजिए, और उसमें वो अंदर का जो इमेज है वो दिखता है कि नहीं दिखता है, देखिए वर्चुअल इमेज तो दिखता है ना, उसका हम फोटो निकाल सकते हैं, फोटोग्राफ मतलब फोटो उसका निकाल सकते हैं, वर्चुअल इमेज का फोटो निकाल सकते हैं, आपने कभी निकाला भी होगा शायद। ओके, सो दिस इज, सो इसमें से ट्रू स्टेटमेंट कौन सा है, लास्ट वन इज ट्रू, ट्रू है ये स्टेटमेंट, वर्चुअल इमेज का हम फोटोग्राफ ले सकते हैं,
प्लेन मिरर के अंदर जो इमेज रहता है वो वर्चुअली ही रहता है, उसका फोटो निकाल सकते हैं ना आप। एक्सपेरिमेंट करके देखिए। ओके, आप खड़े रहिए और डायरेक्टली यू कैन टेक योर फोटोग्राफ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 22 PCM। Okay, a plane mirror makes an angle 30 degree with horizontal. A vertical ray strikes the mirror. Find angle between mirror and the reflected ray. Okay, देखिए प्लेन मिरर मेक्स एंगल 30 डिग्री विथ हॉरिजॉन्टल। इसका डायग्राम आपको निकालना पड़ेगा ठीक से। ये प्लेन मिरर है। ओके, इट मेक्स एन एंगल 30 डिग्री विथ हॉरिजॉन्टल, ऐसा दिया गया है। ठीक है, इफ अ वर्टिकल रे स्ट्राइक्स द मिरर, एक वर्टिकल रे इस पर इंसिडेंट होता है, दिस इज एग्जैक्टली वर्टिकल रे इंसिडेंट होता है। फाइंड द एंगल बिटवीन मिरर एंड द रिफ्लेक्टेड रे। तो सपोज ये इस तरह से रिफ्लेक्ट होता है, जस्ट अ मिनट। ओके, इस तरह से सपोज रिफ्लेक्ट होता है, तो रिफ्लेक्टेड रे एंड मिरर के बीच का एंगल हमें निकालना है। मिरर एंड रिफ्लेक्ट, ये तो बहुत सिंपल है ना, जितना एंगल इस साइड में होता है उतना एंगल इस साइड में होता है, ये मैंने आपको पढ़ा है ना। जितना ग्लांसिंग एंगल एक साइड, मतलब इंसिडेंट रे एंड मिरर के बीच में जितना एंगल रहता है उतना ही रिफ्लेक्टेड रे एंड मिरर के बीच में एंगल रहता है। तो ओनली ये एंगल आपको आइडेंटिफाई निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे पहले क्या करता हूँ, यहाँ पे एक नॉर्मल ड्रॉ करता हूँ मैं। नॉर्मल, ये हो गया आपका नॉर्मल। तो हमें एंगल कौन सा निकालना है, दिस इज रिफ्लेक्टेड रे एंड दिस इज द मिरर। इनके बीच का ये जो एंगल है ना, ये एंगल मतलब ये एंगल हमें निकालना है। तो अभी इसके लिए थिंक कैसा करना पड़ेगा, देखिए इसका ज्योमेट्री कैसा निकालना पड़ेगा। इसको थोड़ा एक्सटेंड करता हूं मैं इधर। ये तो 90 डिग्री है। ओके, 90 डिग्री, दिस इज वर्टिकल। तो यहाँ पे कैसा हो जाएगा, देखिए सपोज यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन मैंने निकाला, तो ये अगर 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री हो जाएगा, करेक्ट है ना। 30 डिग्री है हॉरिजॉन्टल लाइन, ये 30 डिग्री है, तो यहाँ पे एंगल कितना हो जाएगा, क्योंकि दिस इज वर्टिकल दिस इज हॉरिजॉन्टल, ये 60 डिग्री हो जाएगा। ओके, ये 60 डिग्री है तो ये भी 60 डिग्री हो जाएगा। सो आंसर सी विल बी देयर। ओके, वन सेकेंड ड्रॉ करते हैं, जस्ट अ मिनट, तो आपको ठीक से समझ में आ जाएगा। जस्ट अ मिनट। आपको थोड़ा थिंक करना पड़ेगा, उसका रे डायग्राम निकालना आना चाहिए। ओके, वन सेकेंड देखिए, दिस इज हॉरिजॉन्टल 30 डिग्री एंगल, ऐसा 30 डिग्री एंगल जनरली कम रहता है ना, तो थोड़ा कम ड्रॉ करना पड़ेगा। इस पर एक वर्टिकल रे इंसिडेंट होता है, ठीक है, और ये इस तरह से इधर रिफ्लेक्ट हो जाएगा, ये इसका नॉर्मल रहेगा। ओके, नॉर्मल। सो दिस इज द इंसिडेंट रे, दिस इज द मिरर एंड दिस इज द रिफ्लेक्टेड रे। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है, रिफ्लेक्टेड रे एंड मिरर के बीच में एंगल कितना रहेगा, ये एंगल हमें निकालना है। तो मैंने आपको बेसिक कंसेप्ट पढ़ाया है कि ग्लांसिंग एंगल, जितना ग्लांसिंग एंगल लेफ्ट हैंड साइड को रहता है उतना ही राइट हैंड साइड को रहता है, तो ये एंगल हमें निकालना है। ओके, तो मैंने यहाँ पे सपोज एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ किया, हॉरिजॉन्टल लाइन, ये वर्टिकल लाइन है, ठीक है, तो यहाँ पे 30 डिग्री है तो यहाँ पे 30 डिग्री बनेगा, क्योंकि दिस टू आर पैरेलल लाइंस, पैरेलल लाइंस, करेक्ट है ना। तो इधर जितना एंगल रहेगा उतना एंगल इधर रहेगा। अभी ये वर्टिकल, ये हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल के बीच में कितना एंगल रहता है, 90 डिग्री एंगल रहता है, ये टोटल 90 डिग्री रहेगा, तो यहाँ पे 60 डिग्री रहेगा। तो इंसिडेंट रे मिरर के साथ 60 डिग्री एंगल करेगा एंड देयरफॉर रिफ्लेक्टेड रे आल्सो मेक्स एन एंगल 60 डिग्री विद द मिरर। सो आंसर सी विल बी देयर। ओके, नेक्स्ट PCM 20। ओके, PCM वाले ही ज्यादा पूछ रहे हैं, बाकी के स्टूडेंट कुछ भी नहीं पूछ रहे हैं।
A man run towards a mirror at 15 मीटर पर सेकेंड. The speed of his image, ये तो बहुत इजी है ना. अगर ये मिरर है, man is running with the speed of 15 मीटर पर सेकेंड towards mirror, ओके. तो इसका इमेज जो है ना, तो वो इस तरह से आ जाएगा, वो भी 15 मीटर पर सेकेंड से ही दिखेगा ना. उसका इमेज 15 मीटर पर से ही मूव करेगा. जितना ऑब्जेक्ट का स्पीड रहता है विथ रिस्पेक्ट टू मिरर, उतना ही इमेज का ही स्पीड रहता है विथ रिस्पेक्ट टू मिरर. बहुत इजी क्वेश्चन है. क्वेश्चन 16. अभी यहाँ पे एक कंफ्यूजन भी ऐसा होता है. क्या कंफ्यूजन होता है? एक एक्सपीरियंस, एज अ पार्ट ऑफ एक्सपीरियंस मैं बता देता हूँ. कभी कभी पेपर होने के बाद स्टूडेंट्स क्या करते हैं, नेट पर भी आंसर उसका सर्च करते हैं. तो क्वेश्चन में अगर थोड़ा सा भी डिफरेंस है, हमारा दिया हुआ क्वेश्चन और नेट का क्वेश्चन, उसमें थोड़ा सा भी अगर डिफरेंस है ना, तो आंसर वो उधर डिफरेंट आंसर दिखाएगा. ये ध्यान में रखिए, क्योंकि ये मैंने क्वेश्चन एक्चुअली सर्च किया नेट पर. ओके. अ मैन रन टुवर्ड्स अ मिरर एट स्पीड ऑफ 15 मीटर पर सेकेंड. व्हाट इज द स्पीड ऑफ हिज इमेज? वहां पे क्वेश्चन में क्या दिया है, विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट ऐसा दिया गया है. अगर विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट ऐसा क्वेश्चन में एडिशन किया ना, तो इसका आंसर फिर चेंज होता है, 30 मीटर पर सेकंड आता है. ओके. और कभी कभी ऐसा भी होता है कि कुछ साइट पर करेक्ट आंसर भी नहीं रहते हैं. अगर नेट पर क्वेश्चन, अगर आंसर सर्च, अगर कभी सर्च कर रहे हैं, तो ध्यान में रखिए, एक ही साइट पर मत देखिए, दो तीन साइट पर देखिए. मोस्टली मैंने जो देखा है ना, अगर किसी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम आ रहा है और नेट पर सर्च कर रहे हैं, तो उसमें से रिलायबल साइट कौन सा है पता है? डाउटनट नाम का साइट जो है ना, doubtnut.com, उस पर आपको फिजिक्स के जनरली अच्छे आंसर मिलते हैं. वहां पे जनरली रॉन्ग आंसर नहीं रहता है. तो कभी नेट पर अगर सर्च कर रहे हैं तो भी डाउटनट पर ये सर्च कीजिए, क्योंकि कुछ अदर साइट पे अदर एंड रॉन्ग आंसर भी दिए जाते हैं. टॉपर में कुछ आंसर गलत है. टॉपर में कुछ आंसर गलत है. टॉपर साइट ज्यादा रेफर मत कीजिए. ओके. क्योंकि वहां पे कभी कभी क्या होता है, क्वेश्चन कुछ और होता है और सॉल्यूशन उसका कुछ और ही दिया जाता है. तो स्टूडेंट के मन में ऐसा आता है, सर ने तो डिफरेंट बताया है, वेबसाइट मतलब नेट पर तो डिफरेंट आंसर है, तो गलत कौन है, सर है या टॉपर है? तो ध्यान में रखिए, एक नहीं दो तीन साइट पर सर्च कीजिए तो आपको समझ में आ जाएगा. मोस्टली ये doubtnut.com है ना, वो ज्यादा रिलायबल है, इस पर ज्यादा सर्च कीजिए. अभी आज ही मैंने क्या किया, एक ही क्वेश्चन का टॉपर पर भी आंसर देखा, डाउटनट भी आंसर देखा, दोनों में आंसर डिफरेंट है, लेकिन उसमें डाउटनट का करेक्ट है, टॉपर का थोड़ा सा इनकरेक्ट है. ओके. नेक्स्ट PCM 18. A person is in a room whose ceiling and two adjacent walls are mirror. How many images are formed? Images. तो यहाँ पे एक चीज आपको ध्यान में रखनी है. इस तरह से सपोज एक रूम है, रूम, ठीक है. यहाँ पे टॉप, दिस इज सपोज सीलिंग, सीलिंग पर एक मिरर है, ये वन मिरर हो गया, इधर एक मिरर है एंड इधर एक मिरर है. इस तरह से ये क्वेश्चन में दिया गया है. ओके. एंड पर्सन इज स्टैंडिंग हियर सपोज. तो पर्सन इज स्टैंडिंग एट दिस पोजीशन, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है. तो अगर अभी यहाँ पे एंगल बिटवीन टू मिरर्स कितना रहता है? एंगल बिटवीन टू मिरर्स 90 डिग्री. किसी भी दो मिरर के बीच में 90 डिग्री एंगल रहेगा. अगर यहाँ पे दो ही मिरर रहते, दो मिरर है, 90 डिग्री एंगल है, तो कितने इमेजेस बनेंगे? 3 इमेजेस बनेंगी. ठीक है. अभी दो दो मिरर का यहाँ पे कितना कॉम्बिनेशन बनता है टोटल? दो दो मिरर का ओके 3 कॉम्बिनेशन बनता है. सो 3 into 3 कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा. और 9 में से ओके 9 में से 2 इमेजेस यहाँ पे जो है ना, 2 इमेजेस वो कोइंसाइड करती है, मतलब वो रिपीटेड काउंट करते हैं हम, इसलिए नंबर ऑफ इमेजेस यहाँ पे 7 बनता है. ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा. मतलब एक्चुअली इमेजेस कहाँ पे बनता है देखिए, अगर यहाँ पे ऑब्जेक्ट है तो इसका इमेज इस, फॉर एग्जांपल दिस इज M1 मिरर, M1 मिरर के एग्जैक्टली अंदर बनेगा. दिस इज फर्स्ट वन. ठीक है. उसके बाद सपोज ये मिरर M2 है, तो ये ऑब्जेक्ट है ना, इसका इस मिरर के अंदर में भी
एक इमेज बनेगा, दैट इज I2। ठीक है, इमेज I1 एंड I2 का इमेज एग्जैक्टली इनके इंटरसेक्शन पर भी बनता है, दैट इज I3। ठीक है, उसके बाद टॉप का जो मिरर है ना, उसमें भी एक इमेज बनेगा, दैट इज I4। ओके, उसके बाद इन दो मिरर का जो मतलब टॉप का मिरर एंड लेफ्ट हैंड साइड का मिरर, इनका जो इंटरसेक्शन है ना, इनके बीच में भी एक एग्जैक्टली इमेज बनता है, दैट इज I5। सिमिलरली राइट हैंड साइड का ये मिरर एंड टॉप का मिरर, यहाँ पे जो इंटरसेक्शन है ना, उस इंटरसेक्शन पे बनता है I6। एंड तीनों का इंटरसेक्शन जहां पे है ना, तीनों मिरर का इंटरसेक्शन जहां पे है, उसके एग्जैक्टली अपोजिट में और एक इमेज बनता है I7। सो इस तरह से टोटल 7 इमेजेस यहाँ पे बनता है, 7 इमेजेस बनता है। या फिर ऐसा आप थिंक कर सकते हैं, M1, दिस इज मिरर M1, दिस इज मिरर M2 एंड टॉप का मिरर सपोज M3 है। अगर M1 एंड M3 ओनली होते, M1 एंड M3, तो 3 इमेजेस बनता। ठीक है, M2 एंड M3 अगर होते ओनली, तो 3 इमेजेस बनता। ठीक है, एंड M1 एंड M2 अगर ओनली होते, तो इनका भी 3 इमेजेस बनता। तो टोटल इमेजेस कितने बनने वाले हैं? 9 इमेजेस बनने वाले हैं। 9 में से जो इंटरसेक्शन पे है ना, वो हमने डबल काउंट किया है इमेजेस। तो 2 इमेजेस काउंटिंग करते वक्त 2 इमेजेस वो कम होता है, टोटल इमेजेस 7 बनता है। एक चीज ध्यान में रखिए, ये जो क्वेश्चन है ना, ये इसी तरह से रह सकता है, इस पर ज्यादा थिंक करने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्टली ध्यान में रखिए, अगर फ्रंट वॉल, लेफ्ट हैंड साइड वॉल एंड सीलिंग पर एक मिरर रखा है, तो हमेशा 7 इमेजेस ही बनता है। ये ध्यान में ही रखिए आप। ओके, ये ध्यान में रखिए हमेशा। 3 mirrors are different planes. 3 mirror have different planes, correct. next question कौन सा है? PCB 26। PCB 26। What should be angle between two plane mirrors so that whatever be the angle of incidence, the incident and reflected rays from two mirror are parallel to each other. अभी इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे एक दूसरे को पैरेलल रहना चाहिए। मतलब अगर ये इंसिडेंट रे है, ये फर्स्ट मिरर है, इस पर इंसिडेंट हो जाएगा, यहां से रिफ्लेक्ट होके सेकंड मिरर पर जाएगा। ओके, और सेकंड मिरर से रिफ्लेक्ट होके ये इसी तरह से ट्रेवल करना चाहिए। ओके, सो दिस इज वन, ये इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट रे है, एंड दिस इज रिफ्लेक्टेड रे। इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे पैरेलल कब हो जाएंगे? इसी, अगर ऐसा डायग्राम हो तभी पैरेलल हो जाएंगे। पैरेलल मतलब इनके बीच में एंगल कितना रहना चाहिए? 180 डिग्री। मतलब डेविएशन कितना होना चाहिए? 180 डिग्री डेविएशन होना चाहिए। 180 डिग्री डेविएशन हुआ ना, तभी क्या हो सकता है, इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे को हम पैरेलल, एक्चुअली मोस्ट करेक्ट वर्ड एंटी पैरेलल रहेगा, लेकिन एंटी पैरेलल को भी हम पैरेलल बोल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया गया है? इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे शुड बी पैरेलल टू ईच अदर। इंसिडेंट एंड रिफ्लेक्टेड रे एक दूसरे को पैरेलल रहना चाहिए। पैरेलल रहने के लिए उनके बीच में एंगल कितना रहना चाहिए? 180 डिग्री। मतलब एंगल ऑफ डेविएशन 180 डिग्री रहना चाहिए। अभी एंगल ऑफ डेविएशन का एक फॉर्मूला है, पता है ना, 360 माइनस 2 थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन टू मिरर्स। तो 180 डिग्री यहाँ पे एंगल ऑफ डेविएशन आने के लिए 360 माइनस 2 थीटा मतलब कितना आता है? इसके डायग्राम वगैरह कुछ ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। तो 360 माइनस अभी क्या हो जाएगा, 2 थीटा को LHS को लेके आता हूँ, तो 2 थीटा इज इक्वल टू 360 माइनस 180 मतलब 180 बनेगा। सो थीटा कितना बनेगा? 90 डिग्री बनेगा। और ये मैंने पढ़ाते वक्त ही आपको बताया है एक्चुअली, कि हमेशा ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। ओके, कि इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे एक दूसरे को पैरेलल कब रहते हैं? जब दो मिरर के बीच में 90 डिग्री एंगल है। तो कितना भी एंगल ऑफ इंसिडेंस रहने दो, कितना भी एंगल ऑफ इंसिडेंस रहने दो, उनके बीच में 90 डिग्री एंगल ही रहना चाहिए। अभी इसका और एक चीज मैं बताता हूं। यही क्वेश्चन अगर आपने टॉपर में सर्च किया, टॉपर वेबसाइट है, तो उसमें उन्होंने आंसर 60 डिग्री दिया गया है, एंड दैट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। उन्होंने वहां पे मैंने सॉल्यूशन भी देखा मैंने एक्चुअली, तो सॉल्यूशन इस डायग्राम का सॉल्यूशन नहीं है वो।
वो डिफरेंट डायग्राम का सॉल्यूशन है। उसमें उन्होंने क्या लिया है देखिए, वो भी मैंने एक्चुअली आपको पढ़ाया है क्लासरूम में वो प्रॉब्लम। उसमें क्या दिया है देखिए, ये 2 मिरर है, ठीक है, दीज आर द 2 मिरर्स। अभी देखिए इंसिडेंट रे जो है ना वो सेकंड मिरर को पैरेलल है, एंड रिफ्लेक्टेड रे जो है ना वो फर्स्ट मिरर को पैरेलल है। अगर ऐसा कंडीशन है तो 2 मिरर के बीच में एंगल कितना रहना चाहिए? 60 डिग्री रहना चाहिए। मतलब क्वेश्चन में दिया है कुछ और उन्होंने सॉल्यूशन इसका निकाला है 60 डिग्री का। तो ये 2 स्पेशल चीजें हैं, वो मैंने आपको क्लासरूम में भी पढ़ाते वक्त आपको बताया था। इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे एक दूसरे को पैरेलल रहने के लिए 2 मिरर के बीच में हमेशा 90 डिग्री एंगल ही रहना चाहिए, ये ध्यान में रखिए। और क्वेश्चन थोड़ा सा ऐसा अगर आता है, इंसिडेंट रे इज पैरेलल टू सेकंड मिरर एंड रिफ्लेक्टेड रे इज पैरेलल टू फर्स्ट मिरर, ऐसा अगर आता है ना, तो 2 मिरर के बीच में एंगल कितना रहता है? 60 डिग्री रहता है। ये भी मैंने आपको बताया है, तो उसमें कंफ्यूजन नहीं होना है, ये आपको ठीक से ध्यान में रखना है। ओके, नेक्स्ट PCB 43। So this is 43 number. Concave mirror is used to focus the image of a flower. Concave mirror is used to focus the image of a flower on a nearby wall 120 centimeter from the flower. If a lateral magnification of 16 is desired, the distance of flower from the mirror should be. Okay. तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया है ये पहले अंडरस्टैंड करना पड़ेगा ठीक से। दिस इज अ कॉन्केव मिरर। ये कॉन्केव मिरर क्या कर रहा है? एक वॉल पर इसका इमेज बना रहा है। यहाँ पे सपोज वॉल है, वॉल तो यहीं पे होना चाहिए तभी उसका इमेज बन सकता है। दिस इज वॉल, ठीक है, दिस इज कॉन्केव मिरर, ठीक है। तो concave mirror is used to focus the image of flower on a nearby wall 120 centimeter from the flower। 120 सेंटीमीटर फ्रॉम द फ्लावर, मतलब ये 120 सेंटीमीटर कौन सा डिस्टेंस दिया है आपको थिंक करना पड़ेगा। 120 सेंटीमीटर क्या आप बता सकते हैं? इट इज डिस्टेंस बिटवीन फ्लावर एंड द वॉल। एक्चुअली यहाँ पे वॉल है, वेल नहीं होना चाहिए, वॉल होना चाहिए। ओके, concave mirror used to focus image of a flower on a nearby wall 120 सेंटीमीटर फ्रॉम द फ्लावर। ओके, तो यहाँ पे जो वॉल है ना वो कितने डिस्टेंस पर है? 120 सेंटीमीटर फ्रॉम द फ्लावर है। फ्लावर इज योर ऑब्जेक्ट, ऐसा क्वेश्चन में दिया गया है। और एंड दिस इज योर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, दैट इज यू, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। इफ लैटरल मैग्निफिकेशन इज 16, मैग्निफिकेशन रिक्वायर्ड मैग्निफिकेशन इज 16 दिया गया है, 16 इज इक्वल टू फी बाई यू। ओके, 16 इज इक्वल टू फी बाई यू। तो यहाँ पे फी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 16 यू आ जाएगा, करेक्ट है ना। तो यहाँ पे देखिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू है, इमेज डिस्टेंस कितना ले लेंगे हम बताइए? इमेज डिस्टेंस 120 प्लस यू लेना पड़ेगा क्योंकि इमेज यहाँ पे बनने वाली है वॉल पर, ठीक है। तो अभी ये हम सॉल्व करेंगे। 1 बाय एफ इज इक्वल टू 1 बाय फी प्लस 1 बाय यू, ठीक है। तो फोकल लेंथ तो यहाँ पे नहीं दिया है ना, फोकल लेंथ नहीं दिया गया है। तो यहाँ पे अभी फी एंड यू का इंफॉर्मेशन दिया गया है 16। ओके, ये मिरर फॉर्मूला यूज करने का यहाँ पे जरूरत नहीं है। यहाँ पे हमारे पास 2 इक्वेशन है। पहला फी इज इक्वल टू 16 यू एंड फी इज इक्वल टू 120 प्लस यू। दीज आर 2 इक्वेशंस ओनली, मिरर फॉर्मूला यूज करने की जरूरत नहीं है। दो अननोन एंड 2 इक्वेशंस हमारे पास है ना डायरेक्टली यहाँ पे, करेक्ट है ना। मैग्निफिकेशन क्या है? 16 दिया गया है, 16 इज इक्वल टू फी बाई यू, करेक्ट है ना। 16 इज इक्वल टू फी बाई यू, तो फी इज इक्वल टू 16 यू आता है। एंड उसके बाद इमेज डिस्टेंस, ये टोटल इमेज डिस्टेंस रहेगा ना, फी इज इक्वल टू 120 प्लस यू भी हो सकता है। तो यहाँ पे हमें निकालना है यू,
डिस्टेंस ऑफ फ्लावर फ्रॉम दी मिरर। तो u निकालना है तो फी यहाँ पे रिप्लेस करता हूँ डायरेक्टली, 16u यहाँ पे रखता हूँ, 16u इज इक्वल टू 120 प्लस u। तो यहाँ पे u LHS को जाएगा, 16u माइनस u मतलब 15u बनेगा, 15u इज इक्वल टू 120 एंड देयरफॉर u इज इक्वल टू 120 बाय 15। सो आंसर आ जाएगा 8 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन को थिंक करना पड़ता है, ओके तो आपको आ सकता है आंसर उसका 43 नंबर, ठीक है। हमेशा एक चीज कीजिए, जब कोई क्वेश्चन आता है ना रे ऑप्टिक्स का, तो उसका अगर डायग्राम आप ड्रॉ कर सकते हैं तो डायग्राम निकालने का प्रयत्न कीजिए, क्योंकि डायग्राम ड्रॉ करने के बाद ही हमेशा उसका मतलब क्वेश्चन का मीनिंग क्या है उसका आइडिया आता है, ओके। तो हमेशा पहले डायग्राम ड्रॉ करने का प्रयत्न कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट 42, 16 नंबर, 16 क्वेश्चन नंबर 16। A man has a concave shaving mirror of focal length 0.2 meter. How far should the mirror be held from his face in order to give the magnification two-fold magnification? ओके तो ये जो क्वेश्चन है ना, सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है क्वेश्चन, क्योंकि देखिए यहाँ पे कॉन्केव मिरर है, ओके यहाँ पे फोकल लेंथ है, यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर है, यहाँ पे पोल है। तो यहाँ पे टू फोल्ड मैग्निफिकेशन मतलब मैग्निफिकेशन 2 आना चाहिए। मैग्निफाइड इमेज बनाने के लिए हमें ऑब्जेक्ट को कहाँ रखना पड़ेगा, आप ये बताइए। मैग्निफाइड इमेज बनाने के लिए ऑब्जेक्ट को कॉन्केव मिरर के सामने कहाँ पे रखना पड़ता है, ये तो आपको पता होना चाहिए। एक तो C एंड F के बीच में रख सकते हैं, या फिर F एंड P के बीच में रख सकते हैं। तो C एंड F के बीच में अभी F कितना है 0.2 है, C कितना है 0.4। तो आपका आंसर एक तो 0.2 से कम होना चाहिए या फिर 0.2 एंड 0.4 के बीच में आना चाहिए। तो आंसर 1 आ सकता है या फिर 0.3 आ सकता है। 0.2 एंड 0.4 तो डेफिनेटली नहीं आ जाएगा। ये करेक्ट है ना, ये जो मैंने आपको बताया करेक्ट है ना। कॉन्केव मिरर मैग्नीफाइड इमेज कब बनाता है, ऑब्जेक्ट C एंड F के बीच में होना चाहिए और F एंड P के बीच में रहना चाहिए, ठीक है। अभी मुझे बताइए 0.3 आंसर आ सकता है या फिर 0.1 आ सकता है, इसमें से कौन सा ऑप्शन मुझे सिलेक्ट करना पड़ेगा, थोड़ा सा थिंक कीजिए आप, और क्यों, बहुत इंपॉर्टेंट है ये देखिए। 0.1 ही मुझे लेना पड़ेगा, क्योंकि C एंड F के बीच में अगर ऑब्जेक्ट रखा ना तो इमेज इन्वर्टेड बनता है, एंड F एंड P के बीच में रखते हैं तो क्या होता है, इरेक्ट इमेज बनता है। अभी शेविंग करते वक्त इमेज अगर इन्वर्टेड हो गया तो क्या हो जाएगा, आप ही थिंक कीजिए, ओके। और मिरर के अंदर भी इमेज बनना चाहिए ना, इसीलिए शेविंग मिरर यहाँ पे बोला गया है। तो इमेज इरेक्ट ही होना चाहिए, हमारा फेस अगर इरेक्ट है तो इमेज भी वहां पे इरेक्ट दिखना चाहिए। तो 0.3 पर हम नहीं रख सकते, अदरवाइज वो इन्वर्टेड इमेज दिखाई देगा, ओके। और मिरर में एक्चुअली शेविंग करते वक्त वर्चुअल इमेज ही होना चाहिए ना, रियल इमेज नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो स्क्रीन पर लेना पड़ेगा हमें, ओके। हमें बैक साइड को देखना पड़ेगा, शेविंग कर रहे फॉरवर्ड डायरेक्शन में और इमेज बन जाएगा बैकवर्ड डायरेक्शन में, कैसे देखेंगे कैसे उसको। तो लॉजिकली आंसर हमने थिंक किया तो 0.1 मीटर आंसर आता है उसका। तो यहाँ पे अगर पर्सन है तो ये इमेज ठीक से देख सकता है ना, ये इमेज नहीं देख सकता, सॉरी यहाँ पे पर्सन यहाँ पे होगा या फिर यहाँ पे होगा, ठीक है, दोनों में से एक पोजीशन पर रहेगा। तो यहाँ पे है तो इमेज यहाँ बनेगा, विच इज डिफिकल्ट टू ऑब्जर्व। एंड यहाँ पे पर्सन है तो उसका इमेज यहाँ पे वो देख सकता है ठीक से, मैग्नीफाइड है और वो भी वर्चुअल है, इरेक्ट है। PCB 18 convex mirror of radius of curvature
रेडियस दिया गया है 1.6, हैज एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस u दिया गया है 1 मीटर फ्रॉम इट, द इमेज इज फॉर्म्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ, ओके। तो यहाँ पे फोकल लेंथ आ जाएगा 0.8 मीटर, u दिया गया है 1 मीटर, ओके, u 1 मीटर। कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर का इमेज तो हमेशा बिहाइंड द मिरर ही बनता है, तो आंसर आ जाएगा आइदर बी और डी, करेक्ट है ना। तो डायरेक्टली कॉन्वेक्स मिरर आ गया, मतलब ये डायरेक्टली आप थिंक कर सकते हैं, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर का इमेज आगे तो नहीं बनता, मिरर के पीछे ही बनता है, तो बी आ जाएगा या फिर डी आ जाएगा, ओके। तो बी या फिर डी, या हमें अभी कैलकुलेट ही करना पड़ेगा। Okay, so 1 by f is equal to 1 by phi plus 1 by u, okay. So focal length, just a minute, वन डिवाइडेड बाय फोकल लेंथ कितना है 0.8 एंड इट इज प्लस बिकॉज इट इज अ कॉन्वेक्स मिरर, 1 डिवाइडेड बाय फी, ओके, फी हमें निकालना है, फी पॉजिटिव रहता है कॉन्वेक्स मिरर का, एंड यू हमेशा नेगेटिव रहता है, तो यहाँ पे 1 बाय फी इज इक्वल टू 1 बाय 0.8, ये दूसरे साइड को जाएगा प्लस हो जाएगा 1 बाय 1, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करता हूं मैं यहाँ पे, 1 into 1 that is 1 plus 0.8 into 1 that is 0.8 divided by 0.8 into 1 that is 1. So 1 phi will be equal to 1 divided by 1.8. अभी 1 divided by 1.8 मतलब यहाँ पे 10 by 18 लिख सकता हूँ, 10 by 18 डेसिमल पॉइंट निकालना है तो 10 by 18 मतलब यहाँ पे दोनों को 2 से डिवाइड किया तो 5 by 9 आ जाएगा, 5 by 9 मीटर बिहाइंड, ओके। 5 by 9 आंसर नहीं है, शायद यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है क्वेश्चन में, सॉरी, हाँ सॉरी, देयर इज वन मिस्टेक डन बाय मी, सॉरी। यहाँ पे डिनोमिनेटर पे क्या आ जाएगा, डिनोमिनेटर पे 0.8 आ जाएगा, जीरो पॉइंट एट, ओके। तो फी कितना बनेगा, दिस इज बिकॉज दिस इज 1 बाई वी ना, तो 1 बाई वी रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा, 0.8 डिवाइडेड बाय 1.8, मतलब डेसिमल पॉइंट निकालने के बाद 8 बाई 18 हो जाएगा, एंड 2 से डिवाइड करने के बाद 4 बाई 9 आ जाएगा, and therefore 4 by 9 will be the answer. Correct, okay. So this is all for today's lecture of the physics. ये लेक्चर मैं YouTube पर भी अपलोड करूंगा, आप वो अगर कुछ उसमें डाउट है तो देख लीजिए, ओके।